हेलो 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 एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप सबके माइंड में है। ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं जिससे हर कोई परेशान है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको सेमेस्टर फर्स्ट में बैक का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुई है, फिर जाके बच्चे पास हुए हैं। ठीक है। तो आई थिंक अगर आप एक वीक पॉइंट पे पहले काम कर लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको बैक झेलने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आप फोकस करके जो ईसीसी है उसमें जो बैक का सिलसिला है ये तो हमेशा जारी रहेगा, ये आपको भी पता है। बट उसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। ईसीसी के हिसाब से अगर आपको 60+ परसेंटेज आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। बट बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो 75 भी स्कोर किए हैं परसेंटेज। ठीक है। तो कहीं ना कहीं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बैक भी आया है। तो बैक की कहानी कुछ इस कदर है कि आपका दो मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है। और आपका एक माइनर सब्जेक्ट है। दो मेजर और एक माइनर। तो बैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो बैक का मेनली जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आपको दो मेजर में बैक आ रहा है तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है। अगर आपको एक मेजर या फिर एक माइनर में भी बैक आ रहा है तो आप फेल हो जाओगे। दैट इज कोई दो सब्जेक्ट में अगर आपको बैक आ रहा है, ठीक है, तो आप फेल हो जाओगे। हम यहाँ पे दो पेपर नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे दो सब्जेक्ट कह रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो ईसीसी में सबसे पहले है ना, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आंसर राइटिंग का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। मतलब कि अच्छा मार्क्स हम लोग को स्कोर करना है, हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि सर बैक से कैसे बचना है। हाँ, बैक से कैसे बचे। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एक प्रॉपर आंसर राइटिंग की, तो कहीं ना कहीं आपको बैक क्यों आ रहा है? तो बैक इसलिए आ रहा है क्योंकि आंसर राइटिंग में कोई ना कोई कमी कर रहे हो आप। ठीक है। दैट इज हम सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस पे अगर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई कमी हो जा रही है, और उस कमी के कारण जो है आपको बैक झेलना पड़ रहा है। तो हमारा जो पॉइंट है वो मेनली यही है कि अगर आप एक क्वेश्चन पेपर देखते हो, ठीक है, जैसे कि मेरे पास सेकेंड सेमेस्टर का एक क्वेश्चन है 2023 एंड 2024 वाला। तो इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है इसमें ऐसा है कि अ, जो डिवाइडेड है, दैट इज आप देखोगे तो इसमें सेक्शन वाइज है। सेक्शन ए है, उसके बाद आप देखोगे सर तो सेक्शन बी है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो सेक्शन सी है। उसके बाद आप देखोगे तो सेक्शन सी है। तीन सेक्शन में हमारा ये क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। और कहीं ना कहीं आप ये भी देख लो कि ये बॉटनी का पेपर है और माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। उसमें आप ये देख सकते हो कितना लेंदी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत लेंदी है। ठीक है। ये हम लोग के टाइम का क्वेश्चन है जो 75 मार्क्स का एग्जाम होता था। ठीक है। तो ये हम लोग के टाइम का क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं पैटर्न वही है। भले मार्किंग थोड़ी कम हुई है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो ओवरऑल पैटर्न है वो वही है। तो हम सेगमेंट वाइज बात करते हैं। सेक्शन ए के ऊपर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सर सेक्शन ए के ऊपर। तो सेक्शन ए में हम बहुत पहले के वीडियोस में आपको हम ये भी बताए हैं कि सेक्शन ए में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बस 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होंगे ओवरऑल 6 मार्क्स के होंगे। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि आपसे तीन क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लिया जाए। ठीक है। आपसे तीन क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लिया जाए तो 6 नंबर हो जाएगा, या फिर 6 क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाए तो 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और उसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछ दिया है इन्होंने। दैट इज आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके अंदर इन्होंने पार्ट डिवाइड करके क्वेश्चन पूछा है। दैट इज द नेक्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज नेम टू एडिबल फंजाई, व्हाट आर फेरी रिंग्स। ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में बन गया। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे
रेड रॉट ऑफ सुगर कैन इज काउज्ड बाय, एक्सप्लेन सिस्टमेटिक फंगिसाइड्स, पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो ऐसे करके आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 नंबर के होंगे, और 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 1 नंबर के होंगे। ठीक है, क्लियरली विजिबल टू यू ऑल? हाँ, यस। तो उसमें हम यहाँ पे सेक्शन 1 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 1 की जो आंसर राइटिंग है, कहीं ना कहीं आपको 6 नंबर आपके हाथ में होता है। 6 नंबर आपके हाथ में होता है। कैसे होता है सर? तो 6 नंबर आपके हाथ में इस प्रकार होता है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा नेम टू एडिबल फंजाई, अगर आपने फंजाई पढ़ा है तो आपको ये चीज का आइडिया है कि सर कौन सा ऐसा फंजाई होता है जिसको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, पैरासेक्सुअलिटी जो फंजाई में है वो किसने डिस्कवर किया है, आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक को बहुत डेप्थ में करते हो तो आपको उस टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका आंसर आप सेक्शन ए के तौर पे कर पाते हो और अच्छे से उसको देख पाते हो। ठीक है, तो सेक्शन ए इज कंप्लीटली अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको खुद नहीं पता है कि सामने वाला आपसे क्या पूछेगा। ठीक है, आपको खुद भी ये चीज नहीं पता है, हालांकि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, बट सेक्शन ए इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। ठीक है, सेक्शन ए में आपको नहीं पता है कि अंदर से पूछ देंगे या फिर कहाँ से पूछेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको जो आंसर राइटिंग करनी है, अब जैसे क्वेश्चन है, हमारा जैसे क्वेश्चन है, मान लो हमारा क्वेश्चन है नेम टू एडिबल फंजाई। क्वेश्चन है हमारा जैसे नेम टू एडिबल फंजाई। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? अब हम कह रहे हैं सर पेज फिल करना है, बहुत ज्यादा भरना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन भी तो डिपेंड करता है ना कैसा है, कि मतलब आप किसी चीज के काबिल हैं नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जैसे नेम टू एडिबल फंजाई है तो इसका आंसर आपको मेनली बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करना, आपको सीधा लिखना है द टू एडिबल फंजाई आर as follows, the two edible fungi are as follows। उसके बाद आप 1 2 डाल के जो भी एडिबल फंजाई है उसका नाम आप लिख दोगे, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फिनिश। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, फिर अगर ये होता, अब जैसे मान लो अब सेक्शन ए में ही एक ऐसा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, तो यहाँ पे भाई जो भी डिस्कवर किया है आप उसका डायरेक्टली नाम लिख के आगे बढ़ोगे। तो पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाय दिस, जो भी पर्सन है आप उसका नाम लिख के आगे बढ़ोगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता व्हाट डू यू मीन बाय, यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट डू यू mean by parasexuality, what do you mean by parasexuality in fungi? ठीक है, what do you mean by parasexuality in fungi? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा, फिर आप ये सोचोगे सर इसमें भी हम है ना 1 वर्ड आंसर लिख के निकल जाएंगे, या फिर हम 1 लाइन में इसका आंसर लिख देंगे, 2 लाइन में लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, तो फिर इसका आंसर आधे पेज का हो, 1 पेज का हो, या फिर 4 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, आपको ऐसा आंसर लिखना है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। अब जैसे मान लो ये तो थोड़ा सा टॉपिक हम भूल रहे हैं इसलिए हम इसका आंसर तो नहीं कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं अगर जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया हु बिल्ड ताजमहल। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया, तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? सर ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था, द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां। ठीक है, तो हमारा 1 लाइन में ये आंसर सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही पूछ रहा है हु बिल्ड ताजमहल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर शाहजहां ताजमहल बनवाए थे। हाँ, लेकिन उसमें अगर आप चाहोगे तो आप इस लाइन को भी तो ऐड कर सकते हो ना सर, शाहजहां ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उनके मन में आया कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू करते हैं ताजमहल बनाना लेके प्रभु का नाम, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ताजमहल बनवाया तो उन्होंने क्यों बनवाया, किसके लिए बनवाया,
तो आप आगे चाहो तो उन लाइंस को मर्ज कर सकते हो। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। तो पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई वाले पोर्शन पे अगर आप बात करोगे तो आप डायरेक्टली ये चीज तो कह सकते हो ना सर कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है फंजाई में, क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो अगर वो आपसे 4 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है, 4 लाइन लिख के छोड़ देना है। अगर वो 1 पेज में आ रहा है तो 1 पेज लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो सेक्शन ए पोर्शन को आपको इस तरीके से करना है। अब हमारा जो सेक्शन बी आता है, अगर आप बात करोगे तो हमारा अब आएगा सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम बात करेंगे, हाँ तो सेम अगर हम लोग सेक्शन बी के ऊपर बात करते हैं तो सेक्शन बी में अगर आप बात करोगे तो सेक्शन बी के क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन है हमारा, हाँ क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब जीसी एंसवर्थ, ठीक है। डिस्क्राइब जीसी एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, describe GC Ainsworth system of classification of fungi with important characteristic features, ठीक है, characteristic features। दैट इज अगर हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस के ऊपर बात किए तो हमारा एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब जीसी एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई विद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हाँ ये हो गया, मतलब कि हमारा क्वेश्चन है कि जीसी एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करिए जो फंजाई के ऊपर दिया गया था और उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये चीज कह सकते हो, क्या कह सकते हैं सर, हाँ तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट यू मीन बाय एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करोगे तो आपको थोड़ा बहुत है ना, मतलब थोड़ा बहुत आपको एंसवर्थ चर्चा के बारे में बात करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको एंसवर्थ चर्चा के बारे में बात करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा ये जो एंसवर्थ है ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, क्या किए थे, फिर ये फंजाई पे अपना क्लासिफिकेशन किस आधार पे दिए थे, किस बेसिस पे दिए थे, ठीक है। तो आपको एंसवर्थ क्लासिफिकेशन की पहले थोड़ी बहुत है ना ब्रीफ हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। अगर आप ये हिस्ट्री बता दे रहे हैं तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि एंसवर्थ ने जो क्लासिफाई किया था फंजाई को वो किस बेसिस पे किया था, किस आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो अगर आप ये बता पा रहे हैं कि सर क्लासिफिकेशन, फिर आप मान लो थोड़ा बहुत ब्रीफ आपने बताया तो आपका मान लो जो पेजेस होते हैं ये ब्लैंक पेज होगा, ठीक है। उसमें आप मान लो हाफ पेज में आप एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हो, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन देते हो। तो फिर उसके बाद आप लिखो ना कि जो एजी एंसवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई आर एज फॉलोज। फिर उसके बाद कौन से फंजाई को उन्होंने क्या बोला, कैसे उन्होंने उसको क्लासिफाई किया, आप उस पर फिर बात करो, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्लासिफाई कर दे रहे हो तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे बात करो, ठीक है। तो ओवरऑल सेक्शन बी के क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 2 पेजेस मिनिमम तो फिल करने हैं, 2 पेजेस मिनिमम फिल करने हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों की ये थिंकिंग होती है कि हम आंसर राइटिंग तो प्रॉपर कर रहे हैं, पेज फिल करने से क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको पेजेस फिल करने होते हैं, ठीक है, जिससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। फिर उनको लगता है क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो तो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग आपको ऐसे करने आना चाहिए जो लगे कि हाँ आपको मतलब एक ब्रीफ नॉलेज है। क्योंकि क्लास 12th में भी हम लोग सेम यही करते थे कि थोड़ा बहुत 2-4-5 लाइन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर दिए और हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आपको बात करना ही है, साथ ही साथ आपको डिटेल में बात करना है, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 पेजेस मिनिमम लिखने हैं। उसके बाद मैक्सिमम वो कितना जाता है, मैक्सिमम वो भाई 5 पेज भी चला जाए ना कोई मतलब नहीं है। मिनिमम आप 2 पेज लिख लो ना, मैक्सिमम जितना जाए, ठीक है।
ये चीजें हैं, ठीक है। तो हमारा सेक्शन बी का कैसा क्वेश्चन आएगा ये भी पता है। सेक्शन बी में आपको हर क्वेश्चन में ऑड का चॉइस होता है, ठीक है। काश लाइफ में भी ऐसे चॉइसेस होते हैं आपके पास, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मान लो अब हमको पता ही नहीं है कि यार एन्सवर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो कहीं ना कहीं और करके आपका जान बचाने के लिए क्वेश्चन और होगा नीचे में। और अगर फिर और वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो फिर राम नाम सत्य है, ठीक है। ये चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं आपको सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद हाँ, सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं, लेट मी टेल यू। सेक्शन बी में मेनली आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मान लो अगर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हाँ 3 into 8 24 मार्क्स, मतलब वो क्वेश्चन कितने भी पूछे 24 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हम लोग के टाइम पे होता था। अब आप लोग के टाइम पे जो भी होता हो, बट हम लोग के टाइम पे 24 मार्क्स का ये होता था, ठीक है। तो सेक्शन बी में आप फिर भी मान के चलो ना, अगर बहुत से बहुत नंबर कम होगा, मान लो 5 नंबर का तो क्वेश्चन होगा। अभी मान लो हम लोग के टाइम पे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछते थे, 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो चलो भाई 8 ना सही 5, 6, 7 कुछ तो होगा ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो सेक्शन बी में है वो भी एक अच्छा खासा आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी के ऊपर, तो सेक्शन सी का भी एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे और उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। हाँ, हमारा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द कॉमन स्ट्रेटजीज, write an essay on the common strategies adapted to control plant disease, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए कि सर आपको बताना है कॉमन स्ट्रेटेजी जिसको हम लोग एडप्ट किए हैं, क्यों किए हैं सर, तो प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एडप्ट किए हैं, ठीक है। आई थिंक हमारा ये वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। राइट एन एसे ऑन द कॉमन स्ट्रेटजीज एडप्टेड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। तो अगर सेक्शन सी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जो सेक्शन सी है हमारा, हमारे टाइम पे सेक्शन सी का जो एक क्वेश्चन होता था, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन हमारे टाइम पे 15 नंबर का होता था। अब आप खुद सोचो, आप 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3 पेज लिख रहे थे, तो 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप कितने पेज लिखोगे, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप कितने पेज लिखोगे। मान लो आपका 15 का नहीं होगा, 12 का होगा, 10 का होगा, फिर भी तो सफिशियंट है ना, 10 नंबर कम नहीं होता है। तो राइट एन एसे ऑन द कॉमन स्ट्रेटजीज एडप्टेड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। तो यहाँ पे जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन को देख के तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि सर प्लांट को डिजीज भी होता है क्या। बोले यस, बायोलॉजिकली डिजीज तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो अगर हम बताएं, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है वो अगर हम बताएं, तो फर्स्ट पेज में आपको क्या लिखना है ना, कि आपको फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन अपना नहीं देना है, प्लांट डिजीज का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। कि देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्लांट डिजीज विच आर फाउंड वर्ल्ड वाइड, जो भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना है, तो एक पेज में ट्राई करना आप पूरे इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। एक पेज में आप ट्राई करना पूरे इंट्रोडक्शन दो। इस फर्स्ट पेज में आपको इस चीज को देखना है कि आप फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन पे बात करो, ठीक है। फर्स्ट पेज में आप सिर्फ प्लांट डिजीज के इंट्रोडक्शन पे बात करो, ठीक है। प्लांट डिजीज के इंट्रोडक्शन पे बात करो। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाँ, मतलब आपको बताना है सर प्लांट डिजीज कैसे होता है, क्यों होता है, प्लांट डिजीज का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे सर प्लांट डिजीज हो तो गया, लेकिन हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट एन एसे ऑन द कॉमन स्ट्रेटेजीज एडप्टेड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। तो इंट्रोडक्शन में हम ये चीज बता दिए सर कि हमारा ये पर्टिकुलर है। फिर उसके बाद हम लोग है ना
सेकेंड पेज में हम लोग बात करेंगे वे एंड प्रोसेसेस, ठीक है। सेकेंड पेज में हम बात किए वे एंड प्रोसेसेस के ऊपर, दैट इज कि हम सेकेंड पेज में ये बताएंगे कि क्या तरीका हो सकता है, ठीक है, क्या तरीका हो सकता है प्लांट डिजीज को खत्म करने का, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जो भी हो सकता है। तो हम लोग है ना, मतलब अब जैसे मान लो हमारे पास है वेज एंड प्रोसेसेस पे बात किए, तो हम लोग लिखे सर देयर आर 3 ways टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। फर्स्ट हमारे पास हो गया फिजिकल, सेकंड हो गया हमारे पास केमिकल, और थर्ड हमारे पास हो गया बायोलॉजिकल, ठीक है। उसके अलावा भी अगर होता होगा तो आप लोग बेटर पढ़े, आप लोग जानते होंगे। तो अब जैसे मान लो हमारा ये हुआ, फिर उसके बाद हम हेडिंग दिए। अगर हमारा ये आधे पेज में तो हो जाएगा, तो आधे पेज में फिर हम लोग हेडिंग दिए फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड है। अब फिजिकल मेथड पे बात करोगे तो थर्ड पेज तो टच कर जाएगा, तो आप थर्ड पेज पे आ जाओ, ठीक है। थर्ड पेज पर आप आ गए, फिर मान लो इस थर्ड पेज में सेकेंड पेज को करते करते थर्ड पेज में आप केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी है वो, मतलब आपको फिजिकल तरीके में क्या क्या है ये नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है सर फिजिकल भी एक प्रोसेस है, फिजिकल भी एक तरीका है जिसकी वजह से जिस वजह से आप क्या कर सकते हैं, प्लांट को डिजीज होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल में क्या है वो बात की बात है, ठीक है। मतलब आपको ये बताना है सर कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, लेकिन उस सरप्राइज में हम तुमको क्या दे रहे हैं वो तो फिर हम इस पेज पे बताएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि आई एम गिविंग यू अ सरप्राइज। हम ये चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं कि भाई हम तुमको सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन क्या सरप्राइज दे रहे हैं वो तो फिर हम बाद में बताएंगे, जब देंगे तब बताएंगे। तो आपको ये चीज बताना है कि वे एंड प्रोसेसेस पे बात किए, पहले तो इंट्रोडक्शन पे बात किए, वे एंड प्रोसेसेस पे बात किए, फिर हमारे पास है सर फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड पे आपको बताना है, तो फिजिकल मेथड आपने बताया, केमिकल मेथड बताया, बायोलॉजिकल मेथड बताया। तो इसको सिर्फ डिफाइन करना है, ठीक है। अब डिफाइन आपको 2 लाइन में नहीं करना है,